नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास सेकेंड ईयर डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको अभी थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम देना है। सब्जेक्ट CE 3003 यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। देखिए, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बीच पर आने हैं। तो जो चैप्टर 2 है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि सरल प्रतिबल एवं विकृति, उस पे मैंने प्रयास किया है कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे लेने का, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। मैंने चारों उत्तर तो नहीं दिए हैं, मैंने केवल आपके लिए एक उत्तर दिया है, आप उसे याद रखें या समझें। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बेसिकली पढ़ना जरूरी है। अगर आप बेसिकली पढ़ेंगे तो कभी भी समस्याएं आपको नहीं आएंगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये जो मेरी किताब देख रहे हैं लिखी हुई द्रव यांत्रिकी एवं लैब, जो ऋषभ प्रकाशन के माध्यम से निकली है और जिसके ऑथर सुरेश जी राठी, आरपी व्यास और अमित जी पुरोहित हैं, इस किताब के अंदर हमने इतना ज्यादा डिटेल में दिया है। हमने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से तो दिए नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो हमने क्वेश्चन बना है वो एग्जैक्टली छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन बना है जिनको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। जैसे मान लीजिए कोई सा चैप्टर आप ले लें, ये पहला जो चैप्टर है वो है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का जो चैप्टर है, इसमें आप जब देखेंगे शुरुआत के जो क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे जड़त्व आघूर्ण को समझाइए, जड़त्व आघूर्ण की अवधारणा को समझाइए, इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है और इन सब के उत्तर आपको पुस्तक में मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निर्माण करता है। इसी तरह से ये जो सरल प्रतिबल और विकृति है दूसरा चैप्टर, इसमें भी बहुत से क्वेश्चन जो हमने छोटे छोटे लिए हैं। अब देखिएगा, ये जो प्रश्नावली है इसमें देखिएगा, प्रश्नावली 2, ये जो छोटे छोटे प्रश्न है कि दृढ़ प्रत्यास्थ और सुगठ्य पिंडों को समझाइए, प्रत्यास्थता व सुगठ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न लिए हैं इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 तक, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 46, 1 से लेकर 46 तक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, थ्योरी पे बेस्ड है। उसके बाद हमने शुरू किया न्यूमेरिकल्स। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये हर चैप्टर में किए हैं। इनके आंसर आपको सभी पुस्तक में मिलेंगे डेफिनेटली, और इनको पढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर भी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए अलग से एक तैयार किया है। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप याद करें, समझें, और इस तरह से मैं पूरे जो किताब के लिए जितने भी चैप्टर है 5, उन सब के आपके लिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको तैयार करके दूंगा डेफिनेटली। और न केवल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, बल्कि ये जो आपके सब्जेक्ट है CE 3002 और CE 3006 बेसिक सर्वेइंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इन पर भी आपके लिए मैं बहुत से काम करने वाला हूँ। तो आप लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए मेरे टीचमेंट ऐप पर, जहाँ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छी सी बातें समझाता हूँ। और इन वीडियोस को आप जब चाहे देख सकते हैं, जितने समय चाहे देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। बस आपको शांति से हर चीज को देखना है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन आर देयर ऑन चैप्टर 2, और ये आधे घंटे से भी कम समय में पूरा हो जाएगा वीडियो। देखिएगा, पहला प्रश्न, यदि किसी तार की त्रिज्या को डबल कर दे तो यंग का प्रत्यास्थ मापांक कितना गुना हो जाएगा? और भाई, तार की त्रिज्या को डबल करो या चौबल करो या आधा करो या पाव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग का प्रत्यास्थ मापांक तो कांस्टेंट होता है भाई। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
और जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो P इज इक्वल टू यंग का मापांक इनटू स्ट्रेन, E होता है कांस्टेंट, तो क्या उत्तर होगा? E स्थिर होता है, नहीं बदलेगा। कई बच्चे भ्रम में लिख देते हैं आधा की जगह वो मतलब कुछ कुछ निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यंग का मापांक कभी भी नहीं बदलता है। दूसरा, टूटने पर प्रतिबल अर्थात विभंग प्रतिबल या उसको भंजन प्रतिबल भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, चरम प्रतिबल से सदैव क्या होता है? कम होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस कई बार लोग समझते हैं कि जहां टूटता है वो प्रतिबल सबसे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। स्टील में जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं माइल्ड स्टील के अंदर, लैब के अंदर टेंसाइल टेस्ट, तो चरम प्रतिबल तो होता है सबसे ज्यादा, अल्टीमेट स्ट्रेस, और उससे कुछ कम प्रतिबल पर भंजन होता है, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो हम कहेंगे भंजन प्रतिबल चरम प्रतिबल से कम होता है। तीसरा, ताप में परिवर्तन होने पर यदि कोई छड़ मुक्त रूप से फैलती है, सिकुड़ती है, तो ताप प्रतिबल का मान क्या होगा? अरे भाई, आप अगर किसी चीज को फैलने दोगे या सिकुड़ने दोगे तो प्रतिबल क्यों होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ताप प्रतिबल तो तब होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस कब होती है? जब आप किसी चीज को फैलने से रोको या सिकुड़ने से रोको। हम तो रोक रहे हैं, हम तो उसको मुक्त रूप से फैलने दे रहे हैं। अगर तापमान में चेंज होने से कोई चीज फैलती है, ये सिकुड़ती है, ये गर्म करने से फैलेगी, ठंडा करने से सिकुड़ेगी, और आप उसको सिकुड़ने देते हो या फैलने देते हो तो कोई प्रतिबल नहीं होगा। आंसर होगा जीरो स्ट्रेस होगी, कोई प्रतिबल नहीं होगा, प्रतिबल शून्य होगा। चौथा, पार्श्विक विकृति और रेखीय विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व अनुपात। ये आप जानते हैं कि जो पार्श्व विकृति होती है वो रेखीय विकृति के समानुपाती होती है, और जब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा एक कांस्टेंट 1/m, जिसे हम कहते हैं पार्श्व अनुपात या पॉइजन्स रेशियो। तो पार्श्व अनुपात जो होता है वो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का अनुपात होता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा, यंग का मापांक कैपिटल ई, अप्रत्यास्था या अपरूपण या कर्तन मापांक एन, इसके बीच में संबंध क्या होता है? तो याद रखना होगा आपको, E इज इक्वल टू 2n इंटू 1 + 1/m, याद रखना होगा। यंग का मापांक, अपरूपण मापांक या या इसको बोलते कर्तन मापांक या बोलते दृढ़ता प्रत्यास्था मापांक, और 1/m क्या होता है? ये होता है पॉइसन अनुपात या पॉइजन्स रेशियो। अगला, यंग मापांक E और आयतन प्रत्यास्था मापांक K, यानी बल्क मॉडुलस K, उसका संबंध क्या होता है? तो E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 - 2/m। फिर है E, N और K में क्या संबंध होता है? यंग का मापांक, दृढ़ता मापांक और आयतन प्रत्यास्था मापांक में क्या संबंध होता है तीनों का? तो E इज इक्वल टू 9NK/n + 3K, याद रखें। चौथा, 8वां प्रश्न, प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये कौन सा नियम है? ये हुक्का नियम है। भाई, हुक्का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्था की सीमा में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। यही हुक्का नियम है। इसका मतलब ये जो आपसे पूछा गया है हुक्का नियम है। 9वां सवाल, बाह्य बलों को हटाने पर किसी पदार्थ के अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। हम किसी वस्तु को खींचें या दबाएं तो वो खिंच जाए अथवा दब जाए, और जैसी बल को हटाए तो जैसी पहली थी वैसी हो जाए। ये प्रॉपर्टी, ये गुण कहलाता है प्रत्यास्था, यानी कि इलास्टिसिटी। इसका आंसर आएगा प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। 10वां, चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस और कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी आप चरम प्रतिबल में कार्यकारी प्रतिबल या सुरक्षित प्रतिबल का भाग लगा देंगे, या चरम भार में कार्यकारी भार या सुरक्षित भार का भाग लगाएंगे, तो जो अनुपात प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा अनुपात या सुरक्षा गुणांक या सुरक्षांक। ठीक है। यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको, जितना सुरक्षा गुणांक का मान ज्यादा होगा उतना स्ट्रक्चर महंगा होगा लेकिन मजबूत होगा, और जितना सुरक्षा गुणांक का मान कम होगा उतना स्ट्रक्चर सस्ता होगा और कमजोर भी होगा। तो सुरक्षा गुणांक का बड़ा महत्व है स्ट्रक्चर की डिजाइन में। ये 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन, देखिए एक रॉड है जिसमें 1 2 3 4 5 बल लगे हुए हैं। आपको ये पूछा गया पी का मान कितना है। देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना
बहुत आसान होते हैं। साम्यावस्था के लिए यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम, टोटल फोर्स लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू टोटल टोटल फोर्स राइटवर्ड्स। बाईं ओर कार्य करने वाले बलों का योग और दाईं ओर कार्य करने वाले बलों का योग बराबर होता है। तो पी किधर आ रहा है? राइट हैंड साइड में जा रहा है, दाईं ओर। दाईं ओर के बल जोड़ दो। दाईं ओर कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो पी लग रहा है राइट साइड में, एक ये 15 लग रहा है, एक वो 35 लग रहा है। देखो पी 15 35 हमने सबको जोड़ दिया, पी प्लस 15 प्लस 35। और लेफ्ट में कौन कौन से लग रहे हैं? बाईं तरफ 30 और ये 40, ये दोनों एक ही तरफ है, इधर लेफ्ट की तरफ। इनको जोड़ दिया 30 प्लस 40 और बराबर कर दिया, यानी टोटल राइट टोटल लेफ्ट बराबर। तो ये P प्लस 50 इज इक्वल टू 70। तो P इज इक्वल टू 70 माइनस 50 यानी कि 20। आंसर आ गया 20। इसका ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। आगे देखिएगा, किसी छड़ का व्यास यानी कि डायमीटर 25 mm है और इस पर 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल क्रियाशील है, तो प्रतिबल का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो ये है 101.86। ये कई बार थोड़ा सा फर्क आ सकता है, 101 पॉइंट कुछ और हो सकता है, क्योंकि पाई का मान जो है ना, अगर हम 22/7 लें, एग्जैक्टली 22/7, तो जो आंसर आएगा उसमें, और अगर पाई का मान ले फ्रॉम कैलकुलेटर डायरेक्टली, या कई बार पाई का मान हम ले लेते हैं 3.14, तो मामूली फर्क आ जाता है। तो ये आंसर इसका होगा, अगर मैं कैलकुलेटर से पाई का मान लूं फ्रॉम कैलकुलेटर, तो ये आंसर आएगा 101.86 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 50 किलो न्यूटन यानी कि 50,000 न्यूटन, और एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर यानी पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर। तो पाई का मैं कौन सा ले रहा हूँ? फ्रॉम कैलकुलेटर। मैं 22/7 नहीं ले रहा हूँ, मैं 3.14 भी नहीं ले रहा हूँ, जो दे रहा है कैलकुलेटर में वही ले रहा हूँ। ये देखिएगा आप, ये कैलकुलेटर है आपका, और ये मैंने दबाया यहाँ पे शिफ्ट, ये दबाया मैंने एक्सपोनेंट यहाँ पे, तो आपको सीधा देखिए मिल गया, पाई मिल गया। ये वाला वैल्यू में लेके चलूंगा, तो ये लेके चलूंगा, तो एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी इसकी स्ट्रेस की, वो 101.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। 13वां, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन होता है? भाई दुनिया का सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ, क्या मोस्ट इलास्टिक मेटेरियल इन द वर्ल्ड इज स्टील। याद रखिएगा, द मोस्ट इलास्टिक मेटेरियल ऑफ वर्ल्ड इज स्टील यानी इस्पात। और जब सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील है, तो यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी सबसे ज्यादा स्टील का ही होगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है इसका इससे मिलता जुलता, कि भाई यंग्स मॉडुलस सबसे अधिक किसके लिए होता है? स्टील के लिए, क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। 14वां क्वेश्चन, बल P यानी कि फोर्स P, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, यंग का मापांक E और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L में क्या संबंध है? थोड़ा आसान सा सूत्र आपको याद ही है, डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। P फोर्स, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शनल एरिया और E यंग्स मॉडुलस। 15वां सवाल, मृदु इस्पात के तनाव परीक्षण में प्रतिबल के लगभग पर भी विकृति के बढ़ने को क्या कहते हैं? और सीधी सी बात है, पराभव या यील्डिंग। एक आता है टर्म यील्ड स्ट्रेस, पराभव प्रतिबल, यानी जब पराभव शुरू होता है यानी कि यील्डिंग जब शुरू होती है ना, तो आप समझिएगा कि स्थिर रहता है लगभग, तो पी का मान रहता है लगभग अचर, और विकृति लगातार बढ़ती रहती है। ये देखिएगा, आपने जो पुस्तक देखेंगे हमारी लिखी हुई, इस पुस्तक में ये क्लियरली आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रतिबल तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, लगभग कांस्टेंट, लेकिन विकृति लगातार बढ़ रही है। विकृति अभी इतनी थी, थोड़ी देर के अंदर इतनी हो गई, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, तो स्ट्रेस तो जहां था लगभग वही है। ऐसा कब होता है? जब पराभव होता है यानी कि यील्डिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो गुण है इसको बोलते हैं पराभव होना या यील्डिंग होना। कब? जब टेंसाइल टेस्ट में प्रतिबल की लगभग स्थिर रहने पर भी विकृति लगातार बढ़ती रहती हो। अब देखिएगा ये वाला 16 क्वेश्चन,
आपको एक रॉड दे रखी है जिसके 3 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कुल मिला के 3 फोर्स यहाँ लग रहा है, ऊपर से फिक्स है, ये ऊपर से फिक्स है, आबद्ध है। बल लग रहा है 50 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। और आपसे पूछा गया है इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग फोर्स कितने होंगे। तो भाई ऐसा है, कुल मिला के कितना बल लग रहा है, 20 और 40, 60 और 50, 110। तो इसकी जो रिएक्शन होगी ना ऊपर, वो 110 होगी। और ये रिएक्शन बराबर 110 किलो न्यूटन। बस अब ये जो पहला भाग है ये वाला, इसमें 110 हो जाएगा। ये देखिए आप, ये पहला भाग ऊपर देख लो 110। दूसरे भाग की बात करें, इस भाग की बात करें दूसरे भाग की, तो इसके ऊपर देखो आप, 110 ऊपर और 20 नीचे, यानी कि 90 ऊपर। और तीसरे भाग के अंदर तो ये 50 दिख ही रहा है यहाँ पे आपको, या ऊपर से भी देख लो आप, तो 110 ऊपर और 40 और 20, 60 नीचे। 110 में से 60 घटाओ तो 50। तो क्या आंसर आएगा, P1 110, इस भाग में 110, P2 इस भाग में 90, क्योंकि 110 में से 20 घट गया, इस भाग में 50 क्योंकि 90 में से 40 घट गया। ये सीधा देखो नीचे से ही 50। ये तीनों फोर्स अलग अलग इतने होंगे, और सभी तनाव है। ऑल फोर्सेस आर टेंसाइल, क्योंकि रॉड पे फोर्स लग रहा है खिंचाव। 17वां, तनाव परीक्षण में यानी कि टेंसाइल टेस्ट में आकलित प्रतिबल और वास्तविक प्रतिबल में से अधिक कौन होता है। नॉमिनल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस में अधिक होता है हमेशा एक्चुअल स्ट्रेस, ध्यान रखना। यानी वास्तविक प्रतिबल ही सबसे ज्यादा होता है दोनों में से। क्यों? क्योंकि फोर्स तो एक ही होता है दोनों केस में। और आकलित प्रतिबल निकालने में, नॉमिनल स्ट्रेस निकालने में एरिया लेते हैं ओरिजिनल, और एक्चुअल स्ट्रेस निकालने में एरिया लेते हैं एक्चुअल। और टेंसाइल टेस्ट में हमेशा तनाव बल लगता है तो लेंथ बढ़ती है तो डायमीटर घटता है, और डायमीटर घटेगा तो एक्चुअल एरिया हमेशा कम होगा, और एरिया जब कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगी। ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबल हमेशा ज्यादा होता है। किससे? आकलित प्रतिबल से। क्योंकि आकलित प्रतिबल निकालने में आरंभिक एरिया काम में लेते हैं, इनिशियल एरिया, और एक्चुअल स्ट्रेस निकालने में एक्चुअल एरिया एट द टाइम ऑफ जो फोर्स दिख रहा है उस समय, तो वो एक्चुअल एरिया हमेशा कम ही होता है, तो वास्तविक प्रतिबल हमेशा ज्यादा होगा। 18वां, अक्षीय प्रतिबल का एक अन्य नाम और है भाई, क्या कहते हैं उसको? अक्षीय प्रतिबल का एक और नाम है, बड़ा जाना माना नाम है, तो आपको याद रखना होगा इसको, प्रत्यक्ष प्रतिबल। या हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रतिबल को अक्षीय प्रतिबल भी कहते हैं, और अक्षीय प्रतिबल को प्रत्यक्ष प्रतिबल भी कहते हैं। तो अक्षीय प्रतिबल का एक अन्य नाम है जाना माना, वो है प्रत्यक्ष प्रतिबल, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, रेखीय विकृति ई यानी कि लीनियर स्ट्रेन स्मॉल ई, और अपरूपण विकृति फाई यानी कि शीर स्ट्रेन फाई, इसका आपस का संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा, लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू 5/2, यानी कि रेखीय विकृति अपरूपण विकृति की आधी होती है। इसको याद रखें आप। ये आपके हो गए क्वेश्चन 19। 20वां क्वेश्चन, यदि किसी छड़ पर केवल अक्षीय बल लगा हो, यदि किसी छड़ पर केवल अक्षीय बल लगा हो, तो आयतन विकृति जो होती है ईवी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और रेखीय विकृति ई यानी कि लीनियर स्ट्रेन स्मॉल ई के बीच का संबंध क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन व्हेन देयर इज ओनली वन एक्सियल फोर्स ऑन द रॉड? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, EV इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस 2/m, आपको याद रखना होगा। 21वां, तीन परस्पर लंब दिशाओं में विकृतियां, हम उसको EX, EY, EZ भी कह सकते हैं, हम उसको E1, E2, E3 भी कह सकते हैं। यहाँ हमने E1, E2, E3 लिखा है। यानी लंबाई की दिशा में E1, चौड़ाई की दिशा में E2, मोटाई की दिशा में E3। ये तीन विकृतियां हैं किसी रॉड के अंदर, अलग अलग दिशाओं के अंदर। कैसी दिशाएं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंबवत। आप जानते हैं एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स, ये तीन एक्सिस होती है, परस्पर लंबवत होती है। उस केस में जो आयतन विकृति होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल है, आप इन तीनों विकृतियों को जोड़ दीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके। 22वां, तनाव परीक्षण में किसी प्रतिदर्श, किसी स्पेसिमेन की
प्रारंभिक लंबाई का एक और नाम भी है, बड़ा प्रचलित नाम है। टेंसाइल टेस्ट के अंदर हम कहते हैं ना किसी प्रतिदर्श का यानी कि किसी स्पेसिमेन का जिस पर अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी जो आरंभिक लंबाई होती है उसका एक नाम होता है विशेष, बड़ा टेक्निकल नेम होता है, उसे कहते हैं गेज लेंथ। ध्यान दीजिएगा, गेज लंबाई। इनिशियल लेंथ जो होती है किसी बार की या किसी स्पेसिमेन की, किसी प्रतिदर्श की जिस पर अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस इनिशियल लेंथ को हम गेज लेंथ भी कहते हैं या गेज लंबाई भी कहते हैं। 23वां, इस्पात स्टील, तांबा कॉपर, पीतल ब्रास, एल्यूमिनियम और लकड़ी वुड, इन 5 में से 1 2 3 4 5 में से सबसे कम ई का मान यानी यंग मॉडुलस मान किसका होता है? सीधा सीधा उत्तर है, लकड़ी सबसे कमजोर होती है। तो लकड़ी का यंग का मापांक सबसे कम होता है। वैसे एक बात ध्यान से बता दूंगा आपको, ये मैंने अवरोही क्रम में ही लिखे हैं, यानी सबसे अधिक इस्पात का, स्टील का, फिर तांबे का, फिर पीतल का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर लकड़ी का होता है। अगला, 1 गीगा पास्कल जीपीए में कितने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होते हैं? अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1000 होते हैं, 1000 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। 1 गीगा पास्कल, 1 जीपीए में 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होते हैं, याद रखिए आप। 25वां, अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करने में प्रतिरोधी क्षेत्रफल और बल की दिशा में क्या संबंध है? यानी आप जब शेष निकालोगे तो जो प्रतिरोध करता है, जो एरिया रजिस्ट करता है किसका? फोर्स का, और जो फोर्स है उसकी जो दिशा है उसका आपस का संबंध क्या है? तो एक ही बात ध्यान देनी है, शेष स्ट्रेस निकालने में जो रजिस्टिंग एरिया होता है वो फोर्स के पैरेलल होता है, ये संबंध है। अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करने में प्रतिरोधी क्षेत्रफल, रजिस्टिंग एरिया और बल की दिशा में क्या संबंध होता है? ये आपस में समांतर होते हैं। Resisting area is always parallel to the force in finding shear stress. 26वां, प्रत्यक्ष प्रतिबल ज्ञात करने में प्रतिरोधी क्षेत्रफल और बल की दिशा में क्या संबंध होता है? लंबवत, परपेंडिकुलर। आपको जब डायरेक्ट स्ट्रेस ज्ञात करनी है, सिंपल स्ट्रेस ज्ञात करनी है, जैसे बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रतिबल, तो आप लेते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बल की दिशा के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बड़ा अच्छे 2 प्रश्न ध्यान रखना, शेयर के अंदर एरिया फोर्स के पैरेलल, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर फोर्स के परपेंडिकुलर। प्रत्यक्ष प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष प्रतिबल यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, टेंसाइल और कंप्रेशन, बस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस, वन टेंसाइल स्ट्रेस एंड अदर कंप्रेसिव स्ट्रेस। 28वां, मृदु इस्पात पर तनाव परीक्षण में प्रतिबल और विकृति में किसका मान सदैव बढ़ता रहता है? भाई आप जब टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पर, यूटीएम पर, यानी ये लैब में करते हैं ना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेंसाइल टेस्ट, तो किसका मान लगातार बढ़ता है, प्रतिबल का या विकृति का? आप उत्तर क्या होगा? विकृति का। स्ट्रेंथ तो कभी घटती ही नहीं, हमेशा बढ़ती है। हाँ, प्रतिबल कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है। मैंने बताया आपको, चरम प्रतिबल ज्यादा हो गया, उसके बाद में आता भंजन जो कम हो गया, तो स्ट्रेस तो कम ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रेन कभी कम ज्यादा नहीं थी, स्ट्रेन तो बढ़ती ही जाती है। तो टेंसाइल टेस्ट में स्ट्रेन हमेशा बढ़ती है। 29वां, नीचे एक चित्र बताया गया है, ये चित्र है, एक ब्लॉक है आयताकार, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये मोटाई है। देखिए लंबाई है ना, लंबाई के समांतर पर लग रहा है P1, ये जो चौड़ाई है विड्थ, इसके समांतर पर लग रहा है P2, और ये जो मोटाई है T, इसके समांतर पर लग रहा है P3। खास बात क्या है कि P1 लग रहा है टेंसाइल, देखो खींच रहा है उधर, और P2 है कंप्रेसिव, देखो ये एरो देखो इधर, और ये भी एक कंप्रेसिव एरो नीचे देखो आप दबा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, नीचे चित्र को देखकर बताएं कि निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि ही होगी, ये कह सकते हैं निश्चित रूप से। चौड़ाई में कमी होगी, वृद्धि होगी, कुछ नहीं कह सकते। आयतन में वृद्धि कमी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लंबाई में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। डेफिनेटली देयर विल इंक्रीज इन लेंथ, ये कह सकते हैं। क्यों, मैं समझाता हूँ। देखिए ये है
लंबाई के समांतर बल तनाव टेंसाइल लंबाई को बढ़ाएगा। ये है P2 कंप्रेसिव जो चौड़ाई की दिशा में है, तो ये चौड़ाई को तो घटाएगा पर लंबाई को बढ़ाएगा, क्योंकि इसका जो लेटरल इफेक्ट होगा वो होता है हमेशा उल्टा। जो चीज चौड़ाई को घटाती है वो लंबाई को बढ़ाएगी। यानी जो P2 फोर्स है जो कि संपीड़न है चौड़ाई में, वो लंबाई को घटाएगा। इसी तरह से P3 फोर्स जो इस मोटाई के समानांतर है और संपीड़न है, कंप्रेसिव है, मोटाई को घटाएगा, और जो मोटाई को कम करेगा वो लंबाई को बढ़ाएगा। यानी ये फोर्स और ये फोर्स जो दोनों कंप्रेसिव है, दोनों लंबाई को बढ़ाएंगे, और वो तो पहले से ही लंबाई के समांतर है। यानी जो लेंथ के पहले और टेंसाइल है, टेंसाइल बढ़ाता है लंबाई को, तो P1 भी लंबाई को बढ़ाएगा, P2 और P3 भी लंबाई को बढ़ाएंगे। तो इन दोनों का जो लेटरल इफेक्ट है वो होता है टेंसाइल। तो तीनों टेंशन हो गए, P2 और P3 के लेटरल इफेक्ट हो गए टेंशन, और ये खुद टेंशन में है लीनियर। तीनों टेंशन का मतलब लंबाई तो बढ़नी है। ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन, इस्पात के लिए पासो अनुपात का मान क्या होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 0.25 से 0.34 के मध्य होता है। स्टील के लिए पासो अनुपात यानी कि पॉइजन रेशियो 0.25 से 0.34 के बीच में होता है। एक बात और लिख दूं मैं, पासो अनुपात को कहते हैं 1/m, इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल m। तो m का जो मान होता है वो नॉर्मली 3 से 4 होता है स्टील के लिए, 3 to 4। ये m की वैल्यू, ध्यान कभी m पूछ ले तो आप वो m मत बोल देना 0.25 से 0.34 के बीच में। m का मान तो 3 से 4 के बीच में होता है। और जब 1/3 करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, 1/3 करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, और 1/4 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो 0.25 से 0.33 के तो 0.34 का तो जो भी है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए कोशिश की है कि चैप्टर 2 जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसकी संरचना करूं और आपके लिए लेके आऊं। जो मैं लेके आया हूं कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो हमारी बुक है, ये बुक आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे तो मुझे विश्वास है 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। अगर इसके आपने कर लिए तो मैंने इसमें मतलब हमने इस किताब के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं, छोटे क्वेश्चन दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही रूप है वो, ठीक है। और यूं मैंने आपके लिए काफी मैट्रिक्स में से इसी किताब में से और कुछ और छांट के आपके लिए प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से करेंगे और आप आगे भी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस टीचमेंट ऐप के माध्यम से अच्छी तरह से देखते रहेंगे। थैंक्स टू टीचमेंट। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू।